हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। तो लास्ट सेशन में हमने लिनक्स का एक वर्चुअल मशीन बनाया था और लोगों को फिर भी एक बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है वर्चुअल मशीन के रिगार्डिंग। और मैं उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आज सोचा हूँ कि आज आपको मैं आरडीपी दिखाऊँ, विंडोज़ का वर्चुअल मशीन दिखाऊँ। इससे बहुत क्लियरिटी होगी क्योंकि आप लोग एकदम फेमिलियर हो विंडोज़ के साथ में। तो इसलिए मैं सबसे पहले EC2 पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाने के बाद एक लॉन्च करूँगा इंस्टेंस को। और यहाँ पे मैं इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ, इंस्टेंस का विंडोज़, और विंडोज़ नाम दे दिया हूँ और नीचे से माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है, ये भी फ्री टायर एलिजिबल है और विंडोज़ सर्वर 2022 का बेस है। ऑलराइट, मैं नीचे आता हूँ, t2.micro है। विंडोज़ थोड़ा ग्राफिकल पार्ट है तो इसलिए थोड़ा सा हैंग होता है वो, तो इसलिए मैं मीडियम वाला चूज़ कर लेता हूँ। ये फ्री नहीं है, बहुत मिनिमम अमाउंट लेकिन कॉस्ट करेगा। और बाय द वे आप फ्री टायर के साथ भी जा सकते हो, बस थोड़ा सा स्लो रहता है, तो इसलिए मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। फिर ऑलरेडी एक काम करता हूँ तो इसी को के साथ कंटिन्यू करता हूँ। जो मैंने लास्ट सेशन में बनाया था वही की पेयर यूज़ कर रहा हूँ, और आप यूज़ कर सकते हो पुराने ही की पेयर भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको नए बनाने पड़े, और नया बनाना है यहाँ से आप बना सकते हो। नेटवर्क में मेक श्योर कि ये क्लिक्ड हो। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लिक नहीं करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि ये नेटवर्क सेटिंग है क्या। मैं इसे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ऑल राइट, और मैं एग्जिस्टिंग एक कोई ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई गेस मेरे पास कुछ होगा। ठीक है, मेरे पास ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो पहले से ही बना हुआ था, जिसमें कुछ खास है भी नहीं। तो मैं बस इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे 30 GB SSD मिल रहा है इसके साथ। कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा लॉन्च कर लेता हूँ इंस्टेंस। ऑलराइट, तो ये हो चुका है सक्सेसफुली। मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ यहाँ से, और अभी पेंडिंग होगा, एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसे थोड़ा सा टाइम लगता है पूरी तरह से इनिशियलाइज होने में। तो बार बार यहाँ से रिफ़्रेश करते जाओ चेक करने के लिए, क्योंकि ये रियल टाइम सिंकिंग नहीं होता है AWS के अंदर। और यहाँ से रिफ़्रेश करने के बजाय सीधा यहाँ से करो, जो हमेशा यहाँ पे रिफ़्रेश करके चेक करते रहेगा कि हुआ है कि नहीं। ऑलराइट, तो मेरा हो चुका है अभी, और फिर मैं इसी वजह से इस पे सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो इस सेशन में भी मैं बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पैनल आ जाएगा। अब ये अलग है थोड़ा, ये लिनक्स के जैसा वर्क नहीं करता है। तो मैं बता दूँ, इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल रही होगी, RDP क्लाइंट। आप यहाँ से एक फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, और एक काम करता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका है और इसे कहते हैं RDP क्लाइंट। और RDP का फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप, यानी आप किसी और का डेस्कटॉप है वो यूज़ कर रहे हो, रिमोट डेस्कटॉप। ऑलराइट, तो ये है सब बराबर है। ये हमारा यूज़र नेम है। जब भी आप अपने PC पे लॉगिन करते हो तो देखो एक यूज़र नेम लिखा रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बन के आ गया है। और यहाँ से हमको पासवर्ड गेट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? तो याद है अभी सिक्योरिटी की हमने बनाया था, तो उस पर क्लिक करके अपलोड प्राइवेट की फाइल, और ये जो मैंने की पेयर बनाया था मुझे इस पर क्लिक करके ओपन करना है। ये की पेयर आ गया और इसका डिक्रिप्ट पासवर्ड करना है, तो ये हमारे लिए एक पासवर्ड जनरेट कर देगा। तो ये है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे आपको अब एक बात बता दूँ कि आपको उसके लिए RDP इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप मैकबुक भी यूज़ कर रहे हो तो RDP को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बस मैं RDP माइक्रोसॉफ्ट सर्च करूँगा, और आप देख सकते हो कि मेरे पहले ही उसमें आ रहा है एक ऐप का ऑप्शन, और वो ऐप ऑलरेडी मेरे उसमें डाउनलोडेड है, इसलिए मैं डाउनलोड तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और भी तरीके हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में से किसी के पास मैकबुक है तो मैकबुक में भी ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। सो हम कंसिस्टेंट रहे, एक ही वे फॉलो करें, इसलिए मैं ये सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे उसमें तो डाउनलोडेड था, मुझे ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद मैं जाता हूँ मेरे डाउनलोड्स में, और याद है ये फ़ाइल मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया था। आप देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे
क्लिक किया था तो ये फाइल मेरे से डाउनलोड हुआ था। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा, कुछ तो भी आया है, डोंट आस्क मी अगेन करके मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। फिर ये कनेक्शन होगा और बोलेगा कनेक्ट एनीवे कर दो उसको। अब इसने मेरे से एडमिनिस्ट्रेटर और उसका पासवर्ड मांगा, तो मैं यहाँ से उसको पासवर्ड दे देता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ, कनेक्ट। तो देख रहे हो ये इनिशियलाइज हो रहा है। और अब जो आप देख रहे हो ये मेरा पीसी नहीं है, ये मैंने किसी और के पीसी में लॉगिन कर लिया हूँ, ये मेरा नहीं है। और वही मेरा भी पीसी ओपन हो रहा है सही से। तो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। ये किसी और का पीसी है और वो लोडिंग हो रहा है। अभी भी थोड़ा स्लो है क्योंकि इसमें थोड़े ग्राफिकल थिंग्स है, इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो चलता है। मैं जितना हायर वर्जन यूज़ किया होता था उतना फास्ट ये चल रहा होता। तो अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये मेरा पीसी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा होता ना तो यहाँ पे GTA 5 दिखता था, मैं वो गेम बहुत खेलता हूँ, लेकिन नहीं है। और देख सकते हो आप ये पूरी तरह से एक नया पीसी है। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें दिखाना चाहता हूँ। मैं गूगल एज बोल रहा हूँ, मैं एज ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का। स्टार्ट विदाउट योर डेटा, कंफर्म एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू विदाउट दिस डेटा, कंफर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। मैं यहाँ पे सब कट करके मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे कि इसकी स्पीड कितनी है। स्पीड टेस्ट, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, आप लोगों ने भी अक्सर किया ही होगा। और इसकी स्पीड देखो कितनी है, क्योंकि ये अमेज़ोन का है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना फास्ट इंटरनेट चल रहा है। नाउ यू कैन सी it's going up to 900 mbps. Maybe it may reach 1 GB also, it could. Let's see the uploading mbps. All right, तो देख सकते हो कि नॉर्मल वाईफाई इतना फास्ट नहीं होता और मेरा भी नहीं है, लेकिन मैं किसी और का पीसी यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है। तो ये एक छोटा सा टिप्स देता हूँ, इन केस कभी आपका मन करे कुछ हेवी फाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ करना है या कभी गेम खेलने का मन करे तो आप यहाँ से भी गेम खेल सकते हो इसके अंदर इंस्टॉल करके। एनीवे ऐसा करना नहीं है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आएगा इसका। और मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं वापस से साइन आउट करके यहाँ से निकल जाता हूँ और अब अपने पीसी पे आ जाता हूँ। तो जैसे कि अभी आपने देखा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी तरह लिनक्स का रहता है। तो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे ग्राफिक्स देखने नहीं मिलते, उसमें हमको ऐसी काम चलाना पड़ता है कमांड लाइन के साथ। और थिंग इज़ प्रॉब्लम ये है कि हमको लिनक्स के ही साथ ही काम करना पड़ेगा, हम विंडोज़ के साथ नहीं कर सकते क्योंकि लिनक्स ही यूज़ होता है मार्केट में। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। और अब मैं क्या करता हूँ, जाके अपने इंस्टेंसेस पे मैं इसको भी टर्मिनेट कर देता हूँ, वरना मेरा भी बहुत बिल आ जाएगा। सो मैं टर्मिनेट कर देता हूँ सीधा। अब ये टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाय द वे मैंने एक बात नहीं बताया कि मैंने जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ किया था मेरे केस में, उसमें एक चीज़ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। आप सिक्योरिटी में जाना, यहाँ से सिलेक्ट करना, इधर इधर नीचे में सिक्योरिटी में जाना और फिर इनबाउंड रूल्स के अंदर जाना। अभी मैंने टर्मिनेट कर दिया। एक काम करता हूँ, मैं फिर से लॉन्च कर देता हूँ एक इंस्टेंस, क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी मैं इधर जाता हूँ और मैं बाय द वे यहाँ से भी सीधा देख सकता हूँ अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स को। तो मैं जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाता हूँ और मैंने ये वाले सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके इनबाउंड रूल्स में जाता हूँ। तो यहाँ देख रहे हो कि टाइप RDP, उसको मैंने 0.0 सोर्स, ये वाला सोर्स दिया था। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप ये वाला चूज़ करके रखो, क्योंकि अगर आपका ये अलाउ नहीं होगा या एटलीस्ट आपकी IP नहीं होगी यहाँ पे, तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। मेरे RDP में
मैंने ये अलाउ नहीं किया होता था तो मैं लॉगिन नहीं कर पाता था अपने आरडीपी में। मेरा ये 0.00 था, इस वजह से मैं इजीली लॉगिन कर लिया उसके अंदर। तो मेक श्योर कि आपने भी अपने आरडीपी में ये अलाउ किया हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर नहीं होगा इन केस, तो एडिट इनबाउंड रूल्स करना है और यहाँ पे आरडीपी सर्च करना है टाइप के अंदर, और जैसे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पे आप माई आईपी करोगे तो आपकी आईपी ले लेगा और फिर आप ही एक्सेस कर सकते हो और कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। और दूसरे तरफ एनीवेयर IPv4 कर दोगे तो फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको। फिर सेव कर लेना यहाँ से, तो ही ये आपका हो पाएगा। और अगर ये आपका ऑफ है तो ये वर्क नहीं करने वाला। तो ये इम्पोर्टेंट था बताना। एनीवे मैं वापस से जाता हूँ और एक नया लॉन्च करता हूँ इंस्टेंस। और इस बार जो मैं लॉन्च करूँगा वो उबंटू के हिसाब से करूँगा, क्योंकि अब हमको लिनक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये बताना भी ज़रूरी था ताकि आप कुछ समझे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो मैं एक नाम दे देता हूँ बेसिक कमांड। मैंने ऑलरेडी कुछ बेसिक कमांड कवर किए हूँ, तो मेक श्योर कि आप वो देख लो, वो प्री रिक्विजिट रहेगा इसके लिए। अब मैं उबंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, वॉल्यूम टाइप ओके, ये कोई इशू नहीं है। सीधा आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं नया की पेयर बना लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट नहीं बेसिक कमांड, बेसिक कमांड की पेयर। RSA क्रिएट की पेयर डाउनलोड हो चुका है, ग्रेट। सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम एवरीवेयर एनीवेयर, और बस इसी को सिलेक्टेड रखता हूँ। और अब बस आगे बढ़ता हूँ मैं, बाकी सब एज इट इज़ रख के लॉन्च कर लेता हूँ मेरे इंस्टेंस को। और ये हो गया यहाँ पे लॉन्च। मैं अपने इंस्टेंसेस के अंदर आ जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, पेंडिंग है, वर्क हो रहा है। जब तक मैं अपना विजुअल स्टूडियो चालू कर लेता हूँ। इसका टर्मिनल ऑलरेडी है, इसको क्लियर कर देता हूँ। ऑलराइट, फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, हो गया होगा आई गेस। चलो फिर भी जब तक के लिए सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और ये मेरी पब्लिक आईपी है। थोड़ा सा रिफ़्रेश करके देखता हूँ फिर से। ऑलराइट, अब हो गया। मैं कनेक्ट पे जाता हूँ, सेशन मैनेजर में जाऊँगा, सॉरी SSH क्लाइंट पे जाऊँगा। ये कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और अब मैं थोड़ा सा इस कोड के बारे में बता दूँ। तो उबंटू बता रहा है यहाँ पे, जो उबंटू लिखा है @ के पहले, ये बता रहा है कि ये मेरे यूज़र का नेम है। यूज़र के बारे में अभी हम पढ़ने वाले, तो ये यूज़र का नेम है। और उसके अलावा ये मशीन का कह सकते एक आईपी है। और SSH कमांड यूज़ होता है लॉगिन करने के लिए, और ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया गया है। ये फाइल है, ये हमारा फाइल है जो मैंने अभी जस्ट डाउनलोड्स के अंदर रखा हूँ। अगर ये नहीं होगा तो मेरा लॉगिन नहीं होगा। वो एज अ पासवर्ड बेसिकली मेरे लिए काम कर रहा है। अभी यहाँ आप देख सकते हो मेरा डाउनलोड्स के अंदर है, लेकिन मैं डाउनलोड्स के अंदर नहीं हूँ, तो इसलिए देखना ये लॉगिन नहीं होगा। मैं यस कर लेता हूँ और देख सकते हो लॉगिन नहीं हुआ है मेरा, क्योंकि उसके लिए मुझे डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। तो DOW करके टैब दबाऊंगा। मैं डाउनलोड्स के अंदर आ चुका हूँ और अब यहाँ पे मैं ये कमांड रन करूँगा और इजीली मैं लॉगिन हो जाऊँगा। इन केस अगर आप लॉगिन नहीं हुए हो तो मैंने पहले ही बताया कुछ परमिशंस का इशू आएगा, आप लोग को आ सकता है। तो ये वाला कोड डाल देना। परमिशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं क्लियर कमांड यूज़ करता हूँ सब क्लियर करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो उबंटू लिखा हुआ है ये आपका यूज़र है, आप ये यूज़र हो, और ये आपकी आईपी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो एम आई, सॉरी स्पेस नहीं दिया जाता है, वो एम आई। तो ये मुझे बता रहा है कि आई एम उबंटू। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बहुत कुछ कवर किया हुआ था कमांड लाइन के अंदर, वो एक बार ज़रूर देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आज हम उसके आगे बढ़ने वाले।
लास्ट टाइम याद होगा कि हमने टच कमांड का यूज़ किया था। अब पहले तो मैं एलएस करके देख लेता हूँ यहाँ पे क्या है, इधर कुछ भी नहीं है। तो मैंने टच कमांड का यूज़ किया था। टच कमांड से हम एक फ़ाइल बनाते हैं, ये मैंने बताया था। तो अब जैसे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट यानी एक टेक्स्ट की फ़ाइल है, ये मैं बना लेता हूँ। अब एलएस करके देखूँगा, सॉरी, एलएस करके देखूँगा तो यहाँ पे टेस्ट डॉट टी एक्स टी दिख रहा होगा। तो ये मैंने बनाया था, अभी जस्ट बनाया हूँ। और अब हमने सब सीखा, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं देखा कि आखिर फाइल को एडिट कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि फ़ाइल को एडिट कैसे किया जाता है। तो पहले मैं क्लियर कर दूँ, मैंने सब क्लियर कर दिया हूँ, एलएस करूँगा, ये मेरा फाइल है यहाँ पे। अब मैं बताता हूँ कि इसको एडिट कैसे किया जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के अंदर एक एडिटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो, जैसे आपके पास नोटपैड होता है विंडोज़ में, उसी तरह लिनक्स में सॉफ्टवेयर है वी आई नाम से। वी आई ये सॉफ्टवेयर का नाम है। और दूसरा एक सॉफ्टवेयर है वी आई एम, ये होता नहीं, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है नैनो। नैनो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे अगर आप एक भी सीख गए तो आप सब समझ जाओगे कैसे वर्क होता है। जस्ट लाइक अगर आपको नोटपैड आता है तो उसका नोटपैड प्लस प्लस भी लॉन्च हो गया हो या अलग टेक्स्ट फॉर्मेट भी हो, तो आपको पता ही रहता है कि वो वर्क कैसे करता है। तो मैं वी आई के साथ स्टार्ट करता हूँ। आपको अगर जैसे टेस्ट फाइल को एडिट करना है, आपने फाइल बना लिया, अब आप एडिट करोगे तो आपको वी आई लिखना है, क्योंकि आपको वी आई में चालू करना है। स्पेस देके फाइल का नाम लिखना है और टैब दबाना है। जैसे टैब दबाओगे पूरा आ ही जाएगा और उसके बाद इंटर करना है। तो अभी आप देख सकते हो, अभी आप आपके नोटपैड के अंदर आ गए हो, नोटपैड का नाम वी आई है। और जैसे ही आप आई दबाओगे, तो जैसे ही आप आई दबाओगे यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो कि इंसर्ट लिखा के आ जाएगा। तो इंसर्ट आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से टाइपिंग कर सकते हो इसके अंदर, जैसे ज़ीशान इज़ माई नेम। और उसके बाद जब आपको सेव करना है तो आपको ESC दबाना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने ESC दबाया, आपने नोटिस किया कि यहाँ से इंसर्ट गायब हो गया। और अब मैं दबाऊंगा कॉलन, तो देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलन लिखा के आ चुका है। अभी ये कॉलन है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको सेव करना है, तो मैं लिखूँगा QW और इंटर करूँगा, तो अब ये मेरा सेव हो गया। अब जो भी मैंने एडिट किया वो सेव हो गया। इन केस अगर मुझे इसको कट करना है तो वापस से मैं कॉलन दबाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलन आ चुका है नीचे में। और उसके बाद क्यू दबा के इंटर करूँगा, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ, मेरे नोटपैड के, मेरे वी आई के बाहर आ चुका हूँ। और अब वापस से अगर मुझे अंदर जाना है तो फिर से मैं वी आई स्पेस TE टैप करके इंटर करता हूँ। अब देख सकते हो मेरा नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी मैंने लिखा था। लेट्स से अब मुझे फिर एडिट करना है, तो फिर से आई दबाऊंगा, नीचे इंसर्ट आ चुका है। मैं नीचे जाके यहाँ पे अपना कुछ भी नाम देख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, आई एम ग्रेट, मैं लिख लिया। अब मुझे इसको सेव करना है, मैं ये सी करूँगा, ये करूँगा, कॉलन डालूंगा, नीचे कॉलन आ गया, W लिखूँगा, W यानी सेव करना, और क्यू लिख दूंगा यानी सेव करो और इसको कट कर दो। तो देयर आई गो। तो अभी आप देख सकते हो कि सेव हो गया है और कट हो गया है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने एक फ़ाइल बनाना तो सीख लिया, लेकिन अब मुझे ये फ़ाइल रीड करना है। इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि मैं हमेशा वी आई लिखूँ और अंदर जाके उसको रीड करूँ। मतलब कर सकता हूँ, लेकिन एक और चीज़ है जो यूज़ होता है, वो है कैट कमांड। जब आप कैट लिखते हो, CAT, तो इसमें ये हो सकता है कि आप उसको रीड कर सकते हो। अभी मैं TES लिखूँगा, टैब लिखूँगा और क्लिक करूँगा, तो देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे दोनों लाइन्स लिखा के आ गए। कैट कमांड से हम कोई भी फाइल को रीड कर सकते हैं, कोई भी फाइल हो। अभी इसको मैं रीड कर सकता हूँ इजीली कैट कमांड का यूज़ करके। ऑलराइट, अब मैं फिर से एक और चीज़ करके बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं कैट लिखूँगा और उसके बाद कैट नहीं, मैं इस बार वी आई लिखता हूँ, वी आई test.txt इंटर करता हूँ, आ गया हूँ। अब मान के चलो कि ये कंडीशन बन जाए कि आपने आई दबाया, ठीक है, आपसे गलती से कुछ टाइप हो गया और अब आप इसको सेव नहीं करना चाहते हो, तो
डायरेक्ट इसको कट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कॉलन दबाओगे, सॉरी पहले ई एस्केप दबाओगे, कॉलन दबाओगे, नीचे आ गया कॉलन का, और अब मैं इसमें दबाऊंगा क्यू, क्यू से कट हो जाता है। लेकिन मैं जैसे इंटर करूँगा तो देख सकते हो इसने कुछ एरर दे दिया है, और वो इसलिए क्योंकि हमने कुछ चेंजेस किया हुआ है फाइल को, लेकिन फिर भी मुझे सेव करना है बिना चेंज किए। तो अगेन ये सी दबाऊंगा, कॉलन दबाऊंगा, कॉलन दबा के इस बार क्यू के आगे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता हूँ। ये देने से क्या होगा कि ये बिना सेव किए इसको कट कर देगा। मैं इंटर दबाता हूँ, नाउ यू कैन सी बिना सेव किए उसने कट कर दिया। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ हुआ था क्या, तो देखो जैसा था मेरा एज इट इज़ वैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया। अब इसमें कुछ शॉर्टकट्स होते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आप क्या करोगे कि वी आई करो, test.txt के अंदर चले जाओ, यहाँ पे मेरे 2 लाइंस बने हुए। अब मान के चलो मुझे फर्स्ट लाइन कॉपी करनी है और नीचे डालना है, तो इसके लिए इसमें एक शॉर्टकट है कि जैसे आप फर्स्ट लाइन पे आते हो तो वहाँ पे जाके 2 बार y को लिखो, वाई वाई, इससे ये कॉपी हो जाता है। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे पी पेस्ट करने के लिए, ये कॉपी हो चुका है, मैं कितनी बार भी पेस्ट कर सकता हूँ, तो इसे पेस्ट हो रहा है। और वही अगर मुझे कोई फाइल को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल ये मैं चाहता हूँ कि डिलीट कर दूँ, तो मुझे डी लिखना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। एक्चुअली वो डिलीट नहीं होता है, वो कट कर देता है वहाँ से। कट का मतलब ये है कि मैं उसको पेस्ट कर सकता हूँ। इन केस जैसे मेरा मन कर रहा है यहाँ पे आके पेस्ट करने का, तो मैं यहाँ पे पी लिखूँगा, पेस्ट हो जाएगा। अब मान के चलो मुझे 3 लाइन कॉपी करनी है, जैसे आई एम ग्रेट, और नीचे उसके नीचे के 2 लाइंस और कॉपी करना है, तो मुझे लिखना होगा 4 और उसके बाद वाई वाई। तो ये 4 लाइन को कॉपी कर ले। यहाँ पे आप दिख रहा होगा 4 लाइन्स यांग, मतलब 4 लाइन्स कॉपी हो चुके। अब मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे पी लिखूँगा, तो देख सकते हो पूरा जो मेरे 4 लाइन्स थे सारे के सारे पेस्ट हो गए। अब अगर मुझे इसको अंडू करना है, वापस से हटाना है, तो मैं यू लिखूँगा, तो देख रहे हो अंडू हो गया, कंट्रोल Z हो गया बेसिकली। और वापस से मैं पी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हो गए, देख पाना भी मुश्किल है इतने सारे लाइंस। तो उसका एक इलाज है, इसका एक इलाज है कि आप कॉलन दबाओ, सॉरी ये एस्केप करो, कॉलन दबाओ, उसके बाद यहाँ पे लिखो सेट नंबर, SENU, सेट NU मतलब नंबर। तो आप इसको एंटर करोगे तो इसके आगे देखो नंबरिंग आ गई, हर लाइन के आगे एक नंबर है, इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसी के साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैं फर्स्ट लाइन पे हूँ, मुझे लास्ट लाइन पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे यहाँ पे लिखना है Shift G, तो Shift G से मैं लास्ट लाइन पे आ जाता हूँ। लेकिन वही अगर मुझे फर्स्ट लाइन पे आना है तो मुझे GG लिखना पड़ेगा, GG लिखने से फर्स्ट लाइन पे आ जाऊँगा। अब मान के चलो मेरा मन कर रहा है पूरा का पूरा 9 लाइंस को डिलीट कर दूँ मैं, तो जैसे मैंने बताया डिलीट करने के लिए भी एक्चुअली वो कट कमांड है, तो मैं 9 लाइंस को कट करना है तो मैं 9 लिखूँगा और उसके बाद डी लिख दूँगा। तो अब देख रहे हो पूरा लाइंस कट हो गए, और उसको अंडू करने के लिए यू लिख दूंगा। समझ सकते हो काफ़ी शॉर्टकट, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो सकते हैं, तो इसलिए ये शॉर्टकट मालूम होना चाहिए। अब जैसे मैं 6 पे आता हूँ, 6 पे कुछ अजीब लिखा हुआ, अब मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ। अगेन वाई से कॉपी होता है और नीचे आगे पी दबाऊंगा, तो नोटिस करोगे कि नीचे के साइड में पेस्ट हो गया। लेकिन वही अगर मुझे ऊपर के साइड में पेस्ट करना है, तो जैसे 9 के ऊपर मुझे पेस्ट करना है, तो Shift P दबाऊंगा, इससे वो ऊपर के साइड में पेस्ट हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब जब हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड रहेंगे तो आपको ये शॉर्टकट बहुत इजी लगेगा। इंस्टेड ऑफ आप कर्सर से इसको ऊपर नीचे करो, ये बहुत सही चीज़ है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। चलो अब मैं वापस से पीछे चला जाता हूँ और मुझे इसको सेव नहीं करना है, तो जैसा मैंने बताया कॉलन दबा के क्यू और बाद में एक्सक्लेमेशन। चलो एक काम करता हूँ, मैं सेव कर ही लेता हूँ, WQ कर देता हूँ, यानी सेव करके इसको कट कर देगा। ऑलराइट, अब मैं इसको कैट करूँगा, कैट TE टैब, और देख सकते हो पूरा का पूरा मेरे लिए प्रिंट हो गया। तो अब हम इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते, तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो हम sudo su कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं रूट यूज़र बन जाऊंगा। अभी मैं उबंटू एज ए यूज़र हूँ, अब मैं रूट यूज़र बनना चाहता हूँ, तो मैं जिसके वजह से ये होगा मेरे पास बहुत सारे परमिशंस होंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं एलएस कर रहा हूँ तो मुझे मेरी फ़ाइल दिख रही है, लेकिन सिस्टम की कोई फ़ाइल का एक्सेस नहीं होता है मेरे पास। वो तभी होगा जब मैं एज़ अ सूडो लॉगिन करूँ। तो अब मैं सूडो सू करूँगा, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रूट दिख रहा होगा, रूट। पहले उबंटू लिखा था, अभी रूट, यानी अब मैं एज़ अ रूट लॉगिन किया हुआ हूँ। ये मतलब है। और अब मैं एलएस करूँगा, अब मैं जैसे एलएस किया मैंने यहाँ पे, तो test.txt आ रहा है क्योंकि मैं अभी उबंटू के डायरेक्टरी में हूँ। अब मैं रूट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, cd स्लैश स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी, मैंने पहले भी ये बताया था। और अब मैं यहाँ आके क्लियर कर लेता हूँ पहले तो मैं इस कमांड के साथ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ df-h के बारे में। ओके, जैसे ही आप ये डालोगे कि आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा आपके फाइल सिस्टम के बारे में। फॉर एग्जांपल अभी से ये बता रहा है कि आपके मेमोरी का साइज़ है 105 और उसमें से 6.1 MB जो है वो यूज्ड है और 99 MB अभी अवेलेबल है। तो मैं ये मुझे एक बता रहा है कि अभी करंटली क्या सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अब मुझे इसको स्टोर करना है कि ताकि मैं चेक कर सकूँ कि हर 2 बजे कितना था अवेलेबल, 3 बजे कितना अवेलेबल था, 4 बजे कितना अवेलेबल था। मैं इसको स्टोर करते जाना चाहता हूँ अपने सिस्टम में हमेशा। तो उसके लिए रिडायरेक्शन इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अभी जैसे इस केस में df-h प्रिंट कर रहा हूँ तो इसने मुझे अभी के टाइम का बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस आउटकम को मेरे किसी फाइल के अंदर सेव कर दूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक कमांड है जो यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं कमांड नहीं, इसके लिए यूज़ होता है रिडायरेक्शन। अब फॉर एग्जांपल df-h में लिखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो आउटकम है ये किसी फाइल के अंदर सेव हो जाए, और मैं वो फाइल का नाम डाल देता हूँ /tmp के अंदर, टेम्प के अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे नाम देता हूँ logs.txt। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो देख सकते हो आउटकम इस बार मुझे यहाँ पर नहीं आया, लेकिन वही मैं ls करूँगा और /temp लिखूँगा और इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब पहले से बने हुए कुछ फाइल्स थे, लेकिन ये वो फाइल है जो अभी जस्ट मैंने बनाया हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि मैं कैट करता हूँ, मैं इस कमांड में देखता हूँ कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो मैं लॉग्स करके टैब, तो अब मैं कैट करूँगा, कैट करके स्लैश करूँगा, स्लैश में tmp/logs.txt। तो अभी आप देख रहे हो जो उस वक्त प्रिंट हुआ था वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं हर मोमेंट पे मतलब मैं हमेशा अपने फाइल के अंदर आउटकम को स्टोर कर सकता। अभी फॉर एग्जांपल अब मैं वापस से एक और कमांड आपको बताता हूँ, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ free-m। अब इस कमांड से ये होता है, अब मैं जैसे इसको एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हो कि इसने भी एक मेमोरी, मुझे रैम का थोड़ा डिटेल दे रहा है कि जैसे मेरे पास इतना रैम है जिसमें से इतना यूज़ हो चुका है और इतना फ्री है, इतना कैशे में है और इतना टोटल अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव करूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेव कर देता हूँ, free-m रिडायरेक्शन, और रिडायरेक्ट कर देता हूँ वहीं पे टेम्प के अंदर जो मैंने लॉग्स बनाया था वहाँ पे, और इंटर कर देता हूँ। और अब मैं इसको रीड करता हूँ वापस से मेरे लॉग्स को स्लैश करके logs.txt। तो अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने पहले बनाया था, जो अभी मैंने रिसेंटली बनाया था, तो उसमें df-h की डिटेल थी, लेकिन इसमें free-m किया क्योंकि वो हमेशा ओवरराइट कर देता है, जो पुराना था उसको डिलीट करके नया बना देता है। इन केस मैं चाहता हूँ कि मैं ओवरराइट नहीं करूँ, बस एक के नीचे एक आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अब जैसे यहाँ पे अभी इस वक्त free-m है लिखा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि df-h जब मैं कमांड डालूँ अभी तो इसको ओवरराइट नहीं करे, बल्कि इसके आगे एक और लाइन इंक्रीज करके लिख दे, मतलब हटाए नहीं और एक नया बना दे। तो अब मैं यहाँ पे /temp/logs.txt कर देता हूँ। अब बस यहाँ पे डबल रिडायरेक्शन करना पड़ेगा, यानी 2 बार अगर ये डाल दूँ तो ये ओवरराइट नहीं करता है, अपेंड करता है। अपेंड मतलब वो डिलीट नहीं करेगा, आगे एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, उसे अपडेट कर देगा। अभी मैं अगेन वापस से cat/temp/logs.txt करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो कि पहले जो है मेरा free-m वाला कमांड का
रिस्पॉन्स सेव हुआ था, और अब जो है मेरा उसके बाद जो है मेरा ये वाला रिस्पॉन्स सेव हुआ df-h का। उतना दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है ये, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आपको एक नए कमांड के बारे में बताता हूँ, इको कमांड। इको कमांड से क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ डायरेक्टली एज इट इज़ प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे बहुत सारे डैश डाल देता हूँ और इंटर करूँगा तो बस ये डैश को एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। यानी आपको बस इको लिखना पड़ेगा, स्पेस दे के डबल कोट देना पड़ेगा, और डबल कोट के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो नीचे एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे केस में अगेन df-h करता हूँ। df-h मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ, अभी जो भी हमारा था /temp/logs के अंदर जो भी था मैं बस उसको ओवरराइट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा df-h आ गया होगा। और अब मैं क्या करता हूँ, इको लिखता हूँ। इको लिखने के बाद यहाँ पे डबल रिडायरेक्शन देता हूँ और उसके बाद /temp/ /temp/logs.txt करता हूँ। अभी इको जो है मेरा इको, उसमें मैं टाइप कर देता हूँ, इसमें मैं टाइप कर देता हूँ हैशटैग डैश 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 हैशटैग डैश 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 हैशटैग। ओके, अभी ये डबल रिडायरेक्शन दिया हूँ, इससे अपेंड हो जाएगा वो, मतलब ओवरराइट नहीं करेगा और ये जाएगा। इंटर करता हूँ एंड अगेन इस बार मैं दूसरा कमांड अपना free-m वाला कमांड यूज़ कर लेता हूँ, इको free-m, और जैसे इंटर करूँगा here I am। और अब मैं एक काम करता हूँ, इसी के साथ वापस से ये कमांड रन करता हूँ, और अब ये जो है अप एरो करने से हमें रिसेंट कमांड्स दिखते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, तो यह पता ही होगा आपको। तो ऐसा मत सोचना मैं क्या कर रहा हूँ। तो वापस से इको करके मैं यहाँ पे एक और कमांड दे देता हूँ, मैं अपना करंट अप टाइम डाल देता हूँ, अभी का टाइम डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसको ls करूँगा, ls नहीं, मैं कैट करूँगा /temp/logs, टैप करके एंटर करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो तो कि मेरा फाइल सिस्टम आ गया। उसके बाद मैंने ये इको किया था तो ये आ रहा है, और उसके नीचे में free-m, उप्स मैंने यहाँ पे इको free-m कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ free-m लिखा गया। अगर मैंने इको नहीं लिखा रहता आगे तो ये नहीं आता था, तो मेरा ओरिजिनल कमांड यूज़ होता था। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, मैं फिर से उसको एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं वापस से ये कमांड यूज़ करता हूँ और वापस से इधर आता हूँ, अप टाइम को हटा दे, इको को हटा देता हूँ अप टाइम के आगे में, और वापस से ऊपर ये कमांड यूज़ करता हूँ और फिर ऊपर जाता हूँ यहाँ पे df-h पे, free-m पे, free-m पे, और उसके बाद यहाँ से भी इको को हटा देता हूँ, ये मिस्टेक हो गया था। और अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और वापस से यहाँ पे जाके इसको प्रिंट कर ले, सॉरी, अब मैं इसको कैट कर लेता हूँ, यानी जो भी हमारा लॉग्स था उसको प्रिंट करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये तो हमारा यहाँ तक मिस्टेक हुआ था थोड़ा, लेकिन अब यहाँ से देख सकते हो कि मुझे मेरा टाइम दिख रहा है जो मैंने डाला था, और ये टाइम जो है यूएस के हिसाब से आ रहा है यहाँ पे। और उसी के साथ में यहाँ पे मेरा जो दूसरा कमांड था उसका आंसर आया, और हमने बस इससे उसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया ये कमांड यूज़ करके। अभी आपको बस ये करना है कि ये कमांड से गो थ्रू करना है, वीडियोस बार बार देखो, कमांड के साथ गो थ्रू करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए इसके अंदर। अब इस कमांड के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करता हूँ who am I, तो यहाँ आप देख सकते हो रूट प्रिंट हो गया क्योंकि मैं रूट हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने रूट को यहाँ पे करने का सोचा फॉर who am I, और इसको मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ प्लस /temp/logs, यहाँ पे मैं रीडायरेक्ट करने का सोच रहा हूँ। बट इन केस मेरे से कुछ स्पेलिंग मिस कमांड में मिस्टेक हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए और मैं इंटर करूँगा तो ये सीधा मुझे दे देगा कि कमांड नॉट फाउंड, और वहाँ पे कुछ सेव नहीं होगा। आप देख सकते हो कि एक्चुअल में अगर यही रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसको यहाँ पे सेव होना चाहिए था ना, यही रिस्पॉन्स यहाँ सेव हो जाता,
ये प्रिंट इधर करने की क्या ज़रूरत थी। खास करके जब आप ऑटोमेशन करोगे और इस तरह से कुछ हो जाए कभी भी, तो आपका ऑटोमेशन फेल हो जाएगा, जो आप नहीं चाहोगे कि हो। तो आप हमेशा इसको अपने एरर लॉग्स के अंदर सेव करना चाहोगे। तो इस केस में ये किया जाता है कि अगर मैं ऐसा मेरे से कुछ गलत कमांड लिखा जाए कभी, तो रिडायरेक्शन में भी अलग अलग तरह के रिडायरेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, वन रिडायरेक्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और इसका मतलब होता है कि तुम्हारा प्रॉपरली रिडायरेक्ट हो रहा है। लेकिन वही अगर मैं टू रिडायरेक्शन लिखूँ तो इसका मतलब होता है एरर का। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे स्लैश टेम्प स्लैश एक नया बना लेता हूँ एरर नाम से, एरर्स डॉट लॉग, सॉरी एरर डॉट टी एक्स टी मैं नया बना लिया। तो अब जो एरर आएगा मेरा, तो वो प्रिंट नहीं होगा। अभी आप देख सकते हो ये प्रिंट नहीं हुआ है। और वही अगर मैं कैट करूँगा एरर डॉट लॉग को, कैट स्लैश टेम्प स्लैश एरर डॉट टी एक्स टी, तो यहाँ पे मुझे मेरे एरर्स दिख रहे हैं। जस्ट बिकॉज इसके आगे मैंने टू लगा दिया हूँ, इसलिए मेरा एरर सेव हो रहा है वहाँ पे। टू का मतलब होता है एरर्स। और वही अगर मैं ये चाहूँगा कि नहीं कुछ भी रहे, आई डोंट केयर, वो बस सेव हो जाना चाहिए, कुछ भी कमांड है भले एरर हो या करेक्ट हो, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है एंड। यहाँ पे एंड यूज़ करते हैं। अभी अगर मैं एंड लगा दूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब मैंने अगर ऐसा भी किया तो सेव हो जाएगा। और अगर मेरा कमांड एकदम प्रॉपर भी है, एकदम प्रॉपर भी कमांड में यूज़ कर रहा हूँ वो एम आई, तो भी ये वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो एरर डॉट टी एक्स टी में की रूट आ गया। अब वही है कि हमने सिंगल रिडायरेक्शन लिखा था इसलिए वो ओवर राइट हो गया और हमारा एरर हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वहाँ पे वैसा सेव हो जाता है। और अगर, तो बस ये कुछ बताना था मुझे रिडायरेक्शंस के मामले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझने के लिए। ओके, तो इस पॉइंट में वापस से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्ड काउंट के बारे में सीखते हैं कि इंपॉर्टेंट कमांड है WC, जो बेसिकली वर्ड काउंट करता है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैं कैट करता हूँ, कैट स्लैश TMP स्लैश लॉग्स डॉट TXT। अच्छा, इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ DF-H कर देता हूँ और इसके आगे रिडायरेक्शन लगा के स्लैश TMP करके इसके अंदर कुछ तो भी सेव कर देता हूँ। और अब मैं अगर कैट करता हूँ स्लैश TMP स्लैश लॉग्स, तो आप देख सकते हो ये इतने सारे। अब मुझे इसमें वर्ड काउंट करना है। ओके, वर्ड काउंट करना है तो मैं लिखूँगा WC वर्ड काउंट करने के लिए WC, और उसके आगे फिर मैं वहाँ का एड्रेस डाल दूँगा स्लैश टेम्प स्लैश लॉग्स डॉट TXT। तो इसने मुझे बता दिया वर्ड काउंट कितना है यहाँ पे। अभी सिंपली बता दूँ, ये जो इतना सारा आपको नंबर दिख रहा है, तो ये बस कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे टोटल 7 लाइन्स है। तो अभी आप गिन भी सकते हो इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 लाइन्स है एंड 43 वर्ड्स है। वर्ड्स मतलब ये इतना पार्ट एक वर्ड होता है। तो ऐसे ही अगर आप इसको पूरा काउंट करोगे तो ये 43 वर्ड है और 328 लेटर्स है, यानी F एक हो गया, I एक हो गया, L है, ऐसे काउंट करने जाएंगे तो टोटल 328 लेटर्स है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से किया जा सकता है कि जैसे अगर मुझे सिर्फ लाइंस अगर काउंट करना है तो मैं लिखूँगा WC-L। तो इसमें मुझे लाइंस काउंट, सॉरी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाला ही नहीं हो तो ये थोड़ा वो हो गया, मैं Ctrl+C कर देता हूँ उसके प्रोसेस को एंड करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ WC-L। ओके, अब मुझे फाइल का नाम डाल देना temp स्लैश लॉग्स डॉट TXT। तो इसने बता दिया कि इसमें 7 लाइन्स है। वही अगर मुझे इसमें कैरेक्टर बताना है कि कितने कैरेक्टर्स है, जैसे फर्स्ट केस में यहाँ पे ऑलरेडी 3 to 8 आ गया, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ कैरेक्टर ही देखना है, तो मैं -C करूँगा कैरेक्टर के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। और अब फॉर एग्जांपल अब मुझे कैरेक्टर सिर्फ देखना है, मुझे लाइंस तो काउंट कर लिया, मुझे सिर्फ कैरेक्टर्स देखना है। तो WC-C फॉर कैरेक्टर्स स्लैश टेम्प स्लैश मेरे फाइल का नाम logs.txt। तो इसने बता दिया इसमें 328 टोटल कैरेक्टर्स है।
तो ऐसे ये काम करता है, लाइन्स, कैरेक्टर्स और वर्ड्स हमको बता देता है। और जैसे मैंने इसके बारे में बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस कहते हैं, फ्लैग्स कहते हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ वंस अगेन। अब मान के चलो मुझे फाइल्स ही काउंट करने, फॉर एग्जांपल मैं चेंज डायरेक्टरी करके चलो ईटीसी के अंदर चला जाता हूँ। तो ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर आ गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक सिस्टम की डायरेक्टरी है। एलएस करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स आ गए, फाइल्स फोल्डर एवरीथिंग है। मुझे काउंट करना है कि ये कितने हैं, कितने टोटल फाइल्स है इसमें मेरे केस में। तो मैं यहाँ पे जो सही तरीका है कि एलएस करने से मुझे लिस्ट मिल जाती है सब फाइल्स डायरेक्टरी की। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपको पाइपिंग के साथ। अब पाइपिंग के साथ क्या होता है कि एलएस करके मैं इसके आगे से डाल देता हूँ। ये बटन आपको ठीक शिफ्ट के ऊपर में दिख रहा होगा, जो बैक स्लैश रहता है ना, अगर उसको शिफ्ट दबा के दबाओगे तो ये पाइपिंग आ जाती है, इसको पाइप कहते हैं। तो पाइप आ जाएगा। तो एलएस से पूरा कमांड आता है, ठीक है। वो पूरा कमांड को लेता है और पाइप के बाद जो कोड है उसके बाद उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी एलएस से जो भी हमारा लिस्ट है वो पूरा आ जाएगा, उसके बाद जो पाइप कमांड है उसके बाद होने वाले उसको यूज़ करेगा। तो अब जैसे मैं वर्ड काउंट करता हूँ WC-L, और मैं इसका WC-L कर लेता हूँ, यानी मुझे कितने लाइंस मिली है मैं उसे काउंट कर लेता हूँ। तो इसने मुझे दे दिया 181। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टोटल 181 फाइल्स है यहाँ पे इस वक्त। तो ये एक तरीका है पाइप्स का यूज़ करने का। और उसी तरह मान के चलो अगर मुझे सिर्फ काउंट करने का है एक ऐसे फाइल्स जिसका मान के चलो स्टार्टिंग क्रॉन से हो रहा है, CRON। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स है जो CRON से स्टार्ट हो रहे हैं, क्रॉन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी क्रॉन से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे जानना है कितने फाइल्स ऐसे जो क्रॉन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे LS करूँगा और क्रॉन स्टार लिख दूंगा। ये क्या करेगा, ये जितने भी फाइल है सब लाके मुझे मेरे सामने इसने देखो रख दिया है। क्रॉन स्टार से जितने भी आ रहे हैं सब कुछ ये मेरे सामने लाके रख दे रहा है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एज ऑफ नाउ। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाह रहा हूँ अगेन इसका काउंट देखना। तो LS मैं क्रो लिख देता हूँ, क्रो के आगे स्टार डाल देता हूँ, जितने भी है वो सब, पाइप और वर्ड काउंट कि टोटल कितने इसके फाइल्स है। तो इसने बता दिया मेरे पास टोटल 18 फाइल है जिसकी स्टार्टिंग CRO से स्टार्ट हो रही। बाय द वे इसको करने का एक और तरीका ये है कि मैं सीधा LS करूं जिसमें पूरा लिस्ट आ जाएगा और यहाँ पे पाइप लगाऊं और एक ग्रेप वर्ड यूज़ करूँ। ग्रेप वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूज़ करने के लिए। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे सिर्फ क्रॉन ही सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। तो मैंने इसे क्रॉन लिख दिया और अभी इंटर दबाऊंगा तो जितने भी फाइल्स स्टार्ट हो रहे होंगे वो सबको लेके आ जाएगा, जो भी क्रॉन से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे यहाँ पे। तो ये भी एसेंशियल चीज़ है याद रखने के लिए। तो बेसिकली ये पाइप वर्ड ये काम करता है कि आपका जो पुराना कमांड है वो लेता है और उसके बाद आपके नेक्स्ट कमांड के साथ उसके आउटपुट को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में आपको टास्क दिया किसी ने कि मुझे एक काम करो कि जितने भी फाइल, एक काम करता हूँ मैं अगेन इसको क्लियर करता हूँ, मैं LS करता हूँ। यहाँ पे आप बहुत सारा देख रहे होगे। अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि जितने भी फाइल है जो .conf के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, .conf के साथ आप देख सकते हो बहुत सारे फाइल है। तो जितने भी फाइल है जो .conf के साथ एंड हो रहे हैं, सॉरी .conf के साथ एंड हो रहे हैं, उसको उसके नेम्स को एक फाइल में कॉपी करना है। आपको ये टास्क दिया जा रहा है तो आप कैसे करोगे, है ना, चैलेंजिंग है। तो इसके करने का जैसे यही सब तरीका होता है, ये सब लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि जैसे मुझे पता है कि अगर मैंने LS सर्च किया तो ये सब आ जाएगा। और वही अगर मैं ग्रेप सर्च करूँगा, ये भी एक कीवर्ड है, अगर मैं ग्रेप सर्च करता हूँ LS पाइप डाला, उसके बाद मैंने ग्रेप लिखा और उसके बाद मैं .conf कर देता हूँ, तो ये जहाँ जहाँ पे भी .conf लिखा होगा वो सारे के सारे फाइल्स वो लेके आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक और तरीका हो सकता है .ls स्पेस स्टार, स्टार का मतलब होता है सारे फाइल,
.conf यानी हर वो सारे फाइल जिसकी एंडिंग .conf से हो रही है उसको लिस्ट करो। तो उससे भी मुझे सारे के सारे .conf वाले फाइल के लिस्ट आ सकते हैं। तो मैं कोई भी कमांड यूज़ कर सकता हूँ, बेसिकली वर्क तो कर रहा है तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, और जैसे जो मेरा टास्क है वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये कि मैं ls करूँ और सबको सर्च करते बैठूँ यहाँ पे एक-एक को, और उसका एक फ़ाइल बनाऊँ vi से और उसके अंदर स्टोर करते जाऊँ। लेकिन जब आपको इस तरह के टिप्स पता होंगे तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इतना करना है कि यहाँ पे लिखना है ls, वाइल्ड कार्ड ही बोलते हैं इसको, .conf यानी हर वो फाइल जो .conf के साथ एंड हो रही है मैं उसको रिडायरेक्ट कर लेता हूँ /temp के अंदर / और यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ files with .conf.txt और मैं इंटर कर देता हूँ। बस मेरा काम हो गया। अब जब मेरा बॉस मेरे को मांगेगा कि हाँ वो लिस्ट तुमने तैयार की क्या जिसका सबका एंड हो रहा था, मैं बोलूँगा हाँ मेरा तो रेडी हो गया है, और यहाँ पे आपके पास पूरी तरह से रेडी है, और आप उसको दे दोगे कि सर ये सारे, फिर वो बोलेगा कि ये काउंट करके बताओ कितना है। कोई इशू नहीं, हमको पता है कि काउंट कैसे करना है। मुझे लिखना पड़ेगा wc word count -l और इसका पाथ डालना है tmp/files with conf। तो इसने बता दिया कि इसमें टोटल 28 लाइन्स है। तो इस तरह से हम हमारा काम बहुत आसान कर सकते हैं जब इस तरह के टिप्स मालूम है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पे वर्क करो और भी बहुत सारे कमांड्स देखो, ग्रेप कमांड के बारे में भी ज़्यादा स्टडी करो और बस प्रैक्टिस करते जाओ इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल चीज़ है, खास करके तब जब आप ऑटोमेशंस करना चाहते हो तो। और डेवऑप्स में पूरा खेल ऑटोमेशंस का है।